नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वक्फ संशोधन बिल के बारे में। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इनमें बदलाव हुए हैं पुराने और नए लॉज में, एंड कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कई सालों से मैंने कई पत्रकारों और वकीलों को इस तथ्य के बारे में बात करते हुए सुना है कि रक्षा और रेलवे के बाद जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, भारत में सबसे बड़े संपत्ति मालिक वक्फ बोर्ड है। हाल ही में अचानक यह खबर आने तक किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। तथ्य यह है कि कम से कम कागज़ों पर तो यह बताया गया है कि भारत में वक्फ संपत्ति लगभग 8 लाख एकड़ है। चूँकि इसमें से केवल कुछ ही सूचीबद्ध या सिद्ध है, शायद यह एक अनुमान है, लेकिन मामले का तथ्य यह है कि कोई भी भारतीय वास्तव में वक्फ संपत्ति की सीमा को नहीं जानता है, जिसे मुसलमानों ने बिल्कुल भी नहीं हड़पा है। कम से कम इसका अधिकांश हिस्सा नहीं, बल्कि विभिन्न कांग्रेस सरकारों द्वारा उदारतापूर्वक दिया गया है। यह 1923 में शुरू हुआ, जब भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नियों और शियाओं ने अपनी संपत्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहा और अंग्रेज़ों ने वक्फ अधिनियम लाया। यह मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे उपहार या धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित है, जिसमें मस्जिदें और उनके साथ की भूमि के साथ साथ उनके पूर्वजों द्वारा वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ी गई अन्य भूमि भी शामिल है। यह हाल ही में तमिलनाडु में एक बड़ा मुद्दा बन गया, जहां एक हिंदू किसान अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ ज़मीन बेचने गया था और स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने उसे बताया था कि ज़मीन उसकी बेचने के लिए नहीं है और उसे वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। ज़मीन उसके परिवार के पास वर्षों से थी। साथ ही इलाके के कई गाँव से संबंधित लगभग 400 एकड़ ज़मीन भी थी, जो सभी पीढ़ियों से हिंदुओं की थी। किसान हताश था। वक्फ बोर्ड कानून के अनुसार उसे अब एक मुस्लिम न्यायाधिकरण के सामने जाना होगा, जहां इस्लाम में अच्छी तरह से जानकार कोई व्यक्ति फैसला करेगा कि ज़मीन उसकी है या अल्लाह की। वक्फ बोर्ड कानून कहता है कि उससे संबंधित सभी भूमि अल्लाह के नाम पर थी। निराशा में वह मीडिया के पास गया और फिर समस्या को मीडिया और वकीलों ने उठाया। वक्फ बोर्ड के प्रमुख एक दयालु सज्जन का टीवी पर साक्षात्कार लिया गया और उन्होंने पुष्टि की कि हिंदू गांव, जिसमें 1500 साल पुराना चौल मंदिर भी शामिल है, वास्तव में वक्फ बोर्ड के थे और उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें दिए गए थे, लेकिन कागजी कार्रवाई को खोदना होगा क्योंकि यह वक्फ बोर्ड के साथ था। इस समय तक लगभग हर प्रमुख टीवी चैनल और अखबार यह पूछताछ कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने हिंदू गांव और एक मंदिर और इतनी ज़मीन कैसे हासिल की। कहानी पकड़ में आ गई और कई राज्यों ने अपने क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी। कुछ समाचार रिपोर्टों में दिखाया गया है कि कैसे सत्ता में रहने के दौरान विभिन्न कांग्रेस सरकारों ने संपत्तियों को या तो वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहित करने की अनुमति दी थी या दूसरी तरफ देखा था। तमिलनाडु के मामले में रिपोर्टों के अनुसार यह डीएमके सरकार थी। शायद यह तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति या दोनों का एक ही रूप था। वक्फ बोर्ड चलाने वाले कुछ मुसलमानों ने कहा कि यह संपत्ति 1947 में उनके पास आई थी, जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान चले गए मुसलमानों ने अपनी ज़मीन वक्फ को दान कर दी थी। लेकिन यह सर्वविदित है कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं की ज़मीन भारत से गए मुस्लिम शरणार्थियों को दे दी गई थी और ऐसा सुनने में आया है कि यह एक तरीके का लेन देन था। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुओं के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल शत्रु भूमि अधिनियम एनिमी एक्ट के तहत सभी हिंदू शरणार्थियों को ज़मीन नहीं दी गई और 1984 में राजीव गांधी ने हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दे दी। कुछ शरणार्थियों को वक्फ बोर्ड की ज़मीन किराए पर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए किराया बढ़ता गया और अब ऐसा लगता है कि वह भी ज़मीन की मांग कर रहे हैं, जैसा कि उन्हें मिलना चाहिए था। भारत में धर्म के नाम पर अवैध भूमि अतिक्रमण का मुद्दा नया नहीं है। कई उदाहरणों ने ये स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि कैसे सेंट्रल वक्फ बोर्ड जैसे प्रतिष्ठान वक्फ संपत्ति बताकर अवैध रूप से भूमि का स्वामित्व ले सकते हैं। इसी बोर्ड पर बार बार धोखाधड़ी से भूमि और सार्वजनिक स्थान प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है और उनके कार्यों की प्रासंगिकता सही मायने में संदिग्ध बनी हुई है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है, जो केवल सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे से पीछे है। भारत के केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के तहत की गई थी। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक के इस्लामी देशों में वक्फ प्रचलित नहीं है। हालांकि भारत में वोट बैंक की राजनीति के कारण न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है, बल्कि उसके पास कानूनी रूप से उनकी रक्षा करने के लिए एक कानून भी है। दरअसल वक्फ संस्था को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक वोट बैंक आज़ादी के बाद और भी मजबूत हुए हैं। नेहरू सरकार द्वारा पारित 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक रास्ता प्रदान किया। 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के तहत एक वैधानिक निकाय सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।
यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है, जिनकी स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत की गई थी। वास्तव में वक्फ अधिनियम, जो कि एक सर्वोपरि कानून है, इस पर कोई विधायी शक्तियाँ नहीं हैं, को 1995 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए और भी अधिक अनुकूल बना दिया गया था। देश में आज 30 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड हैं, जिन्होंने अब तक कई संपत्तियां और मंदिर की ज़मीनों पर अतिक्रमण किया है, और ज़्यादातर मामलों में यही तरीका अपनाया गया है। मुस्लिम आमतौर पर सबसे पहले इन ज़मीनों पर नमाज अदा करना शुरू करते हैं, फिर इसे धार्मिक स्थल घोषित करके इसके चारों ओर गांव बसा दिए जाते हैं। फिर इन अवैध बस्तियों के पास ज़मीन बेचना या पट्टे पर देना आसान हो जाता है। देश में इस समय 50,000 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका क्षेत्रफल 6 लाख एकड़ है। इन संपत्तियों से अब तक 150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, और इसे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम, पुराने और नए कानूनों में क्या मुख्य अंतर है? वक्फ अधिनियम 1995, जो वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करना है। पुराने कानून के तहत वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार देती है, और उस भूमि के दावेदार केवल न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। नए कानून, प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक दावेदारों को न्यायाधिकरण के अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देता है। मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पुराने कानून के तहत वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाता है, और इसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नए कानून में संशोधन वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है। पुराने कानून के तहत इफ़ एनी लैंड हैज़ अ मॉस्क ऑन इट और इज़ यूज्ड फॉर इस्लामिक रिलीजियस पर्पसेस, इट विल ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड वक्फ प्रॉपर्टी। अगर किसी ज़मीन के ऊपर मस्जिद है या उसमें किसी तरीके का इस्लामिक रिलीजियस प्रोसेस किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति मान ली जाती थी। पर नई कानूनों के तहत जब तक कोई प्रॉपर्टी को वक्फ को डोनेट नहीं किया जाता, तब तक उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। पुराने कानून के तहत विमेन एंड पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स आर नॉट अलाउड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड। महिलाओं और दूसरे धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने की, सदस्य बनने की इजाज़त नहीं थी। The new amendment provides for the inclusion of 2 women and 2 members from the other religions in the वक्फ बोर्ड। नए कानून के तहत दूसरे रिलीजन के, दूसरे धर्म के 2 लोगों को और 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड का मेंबर होने की, सदस्य होने की अनुमति है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनिमय और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलना, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता को बढ़ाना है। मुस्लिम वक्फ विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो एक औपनिवेशिक युग का कानून है, जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है। निरसन का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस प्रकार इस अनावश्यक कानून के निरंतर अस्तित्व के कारण होने वाली असंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करना है। यह उल्लेख करना उचित है कि 1954 के अधिनियम में 1964, 1969 और 1984 में संशोधन किया गया था। वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण को रोकने और अतिक्रमण हटाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अंतिम संशोधन 2023 में किया गया था। Here are some cases we're gonna discuss where the Waqf Board in India has mismanaged assets, encroached, illegally disposed of, and infringed on various properties in the last few years. First, Tamil Nadu Waqf Board claims ownership of a Hindu majority village.
A shocking case of the Waqf board encroach on a property came to light in Tamil Nadu in September this year, where an entire village with a Hindu major population has been declared as Waqf property. Thiruchenturai village near Trichy, Tamil Nadu has been designated as a Waqf property by the Tamil Nadu Waqf board. Thiruchenturai is a village situated on the south bank of the Kaveri river in Tamil Nadu. The issue was uncovered when a person named Rajagopal attempted to sell his 1 acre 2 cents of land to one Rajeshwari. When Rajagopal, a resident of the nearby village, Malikarupur village, arrived at the registrar's office to get the sale of his land registered, he was surprised to learn that the land did not belong to him and instead belonged to the Waqf board. In fact, days after news surfaced at the Waqf board had encroached on an entire hamlet with a Hindu majority population in Tamil Nadu. Reports emerged on how this village is not the only one. Reports suggested that the Tamil Nadu Waqf board has claimed ownership of 7 such Hindu villages in the state. The villagers have additionally alleged that the Waqf board has also claimed that the 1500-year-old Sundareshwar temple belongs to them. Notably, the Waqf board has placed posters across the villagers claiming ownership of the village land. Another case. Uproar over orders to hand over Gurudwara land to Waqf board in Haryana. In July of this year, residents of Jatlana village in Haryana's Yamunanagar district flocked to the streets to protest court ruling granted the Waqf board possession of a Gurudwara land. Actually, there has been a long conflict going on concerning Gurudwara's 14 Male land in Haryana's Jatlana village. The Waqf board had petitioned the court in this regard and the court, in turn, assigned this land to the Waqf board. The court directed the Gurudwara committee to vacate the land and hand it over to the Waqf board. As the news spread, people of the village gathered outside the Gurudwara to protest against the court order. Gurudwara committee members Manish Batra, Jaswinder Singh and Sardar Satwinder Singh confirmed that since 1947, the Gurudwara has stood on this site and that there has never been a mosque on the property where the Gurudwara is located, a claim made by the Waqf board to acquire the property. Here are some more cases. Must read it. Thanks for watching. I hope you like this video. So do like, share and subscribe. I want to know about your opinion about my videos. Do you like it or do you want to suggest something so you can that I can make video on it? So do comment below.